हिंदुस्तान की बात कार्यक्रम आज हम बिहार की राजधानी पटना से कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। और इस वक्त हमारे साथ इस सेशन में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक नरेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंदुस्तान की बात कार्यक्रम में। धन्यवाद। समाज के लिए है जीवन जिनका, देश की सेवा ही है धर्म उनका। कोरोना महामारी के समय में देश ने कुछ ऐसे हीरोज को देखा जिन्होंने इंसानियत की मिसाल कायम की। सीतामढ़ी जिले के नरेंद्र कुमार ऐसा ही एक नाम है जो इस मुश्किल घड़ी में योद्धा बनकर सामने आए। एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी आप समाज कल्याण के कामों में हमेशा आगे रहते हैं। अपनी सामाजिक संस्था हिंद राइज के जरिए आप ओल्ड एज होम, मुफ्त राशन, दवाएं और गांव में स्कूल बनाने जैसे कई समाज निर्माण के काम करते आए हैं। नरेंद्र कुमार का सपना है आत्मनिर्भर बिहार का, जिसे सुनिश्चित करने के लिए वो प्रदेश के मजदूरों को मजबूत कर रहे हैं। इसकी झलक कोरोना के पहले लॉकडाउन में देखने को मिली, जब आपने 2 लाख से ज्यादा मजदूरों के लिए भोजन और राशन का प्रबंध किया। नरेंद्र कुमार ने कोरोना वायरस से निपटने के लक्ष्य से अपने ही घर में 20 कंप्यूटर्स के साथ एक वॉर रूम बनाया, जहां बैठे स्वास्थ्य सलाहकार ये सुनिश्चित करते हैं कि कोरोना से पीड़ित लोगों को बेहतर इलाज और भोजन मिले। आपने कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दवाइयां, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन, मास्क, पीपीई किट का इंतजाम किया और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। नरेंद्र कुमार का सपना है कि बिहार में हर आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जिसके लिए आपके प्रयासों को हम सलाम करते हैं। मैं इसे हिंदुस्तान के आउटपुट हेड नीरज सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे अतिथि को नरेंद्र जी को मोमेंटो भेंट करें। नरेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, समाज सेवक भी हैं। इन सारी चीजों को आप मैनेज कैसे एक साथ में करते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग काम करते हैं और काफ़ी बड़ी टीम है। तो मेरा मुख्य रूप से जो फोकस है वो समाज सेवा की तरफ है और जो बिजनेस है वो बाकी जो हमारे को फाउंडर्स हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल, देखिए आप शहर की जो सुविधा है उसको छोड़ करके सीतामढ़ी के गांव में आए हैं और वहां जाकर के कोरोना पीड़ितों की आप मदद भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपने बताया भी कि किस तरीके से आपने पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। लेकिन कितना चैलेंजिंग है ये इस वक्त आपके लिए? देखिए, सीतामढ़ी मेरा गृह जिला है और गृह जिला होने के नाते लास्ट ईयर भी हम लोगों ने काम किया और इस साल कोरोना में जब सीतामढ़ी में मेडिसिन नहीं मिल रही थी, लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, टेस्टिंग का इशू था, कोविड टेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे समय में हम लोगों ने एक वार रूम स्टैब्लिश किया और वार रूम के तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया और लोगों के पास जाकर के घर घर जाकर के टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग को अपनाया हम लोगों ने और उस पर काम किया। और सीतामढ़ी में बहुत चैलेंजेस हैं, लोगों को अवेयरनेस की दिक्कत थी। सीतामढ़ी के अलावा हम लोगों ने शिवहर, मुजफ्फरपुर और इन सब जगहों पर भी काम किया है। मतलब पिछले 2 सालों में जिस तरीके से एक तरीके से हमने पैंडेमिक को फेस किया है, ये पूरी जिंदगी का सबसे अनुभवी और सबसे अच्छा वक्त आपके लिए रहा है। आपकी जो संस्था है आत्मनिर्भर सेना, वो आत्मनिर्भर क्या भारत को भी सहयोग किसी तरीके से कर रही है? आप लोगों के पास क्या ब्लूप्रिंट तैयार है? किस तरीके से, क्योंकि आपने नाम ही दिया इस संस्था को आत्मनिर्भर सेना, तो कैसे लोगों को आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं? जी, लास्ट ईयर कोरोना पैंडेमिक में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही तो उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने ये एक सेना बनाया और इस सेना का मुख्य उद्देश्य जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसको जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को उसके बारे में बताना है कि वो कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कैसे वो माइक्रो स्मॉल बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इस पे हमारी संस्था निरंतर रूप से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है। छोटे स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनको ट्रेन करना कि वो कैसे बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे देश की शिक्षा पद्धति में बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता, व्यापार का कोई स्थान नहीं है। तो वैसे जगहों पे आत्मनिर्भर सेना का उद्देश्य है कि हम जिले में, हर जिले में हमारा संगठन सेटअप होता है, वहाँ पे हम लोगों को ट्रेन करके उनको बताते हैं बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है, फंड कैसे मैनेज करनी है, प्लानिंग कैसे होता है, और जो टैक्सेशन है और बाकी चीज़ों की जानकारी उनको दी जाती है। और साथ में भी कुछ NBFC से टाई अप करके हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिलाने का काम निरंतर रूप से कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत हम करते हैं, कई बार कुछ ख्याल ऐसा आता है, और आत्मनिर्भर सेना की जब आपने स्थापना की होगी तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जिस तरीके से आपकी संस्था हिंद राइज की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत आपने की, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये लगा कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है उनके लिए? देखिए, हिंद राइज फाउंडेशन 2018 में रजिस्टर्ड किया था हम लोगों ने, और ये सबसे पहले हमने पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी जो भारत में शरणार्थी थे उनके लिए काम करना शुरू किया, और उस पर बाद में सरकार कानून लेकर के भी आई और CAA आया। और वही देखते हुए चूंकि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में बढ़ रहा है, और जहाँ तक हम लोगों ने सर्वे किया कि 70 से 80% लोग जो ग्रेजुएट हैं बिहार में वो बेरोजगार हैं जी। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने आत्मनिर्भर सेना पे एक अलग से एक विंग बनाया, और उस विंग पे निरंतर रूप से काम चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा में सुधार है। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको स्किलिंग करना और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम बिहार राज्य जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ ज़्यादातर जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ग्रेजुएट होने के बाद भी उनको शादी के बाद घर का ही काम करना होता है, क्योंकि वो किसी भी स्किल सेट को नहीं उनको मिल पाता उनके एजुकेशन में। साथ में बिहार की शिक्षा में इंग्लिश का नहीं होना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से लोगों के आत्मविश्वास में भी कमी आती है। तो इन सबको देखते हुए हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड विलेज पे काम किया है जी। मेरे खुद के पंचायत ओलीपुर सराचिया जो रूनी सैदपुर ब्लॉक सीतामढ़ी में आता है, वहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेटेड विलेज पे काम करना स्टार्ट किया है, जिसमें जो मॉडर्न एजुकेशन का जो मेथड है, जिसमें कंप्यूटर इंग्लिश और वो कंप्यूटर इंग्लिश जिससे जॉब मिल सकता हो, और एक डेटाबेस बना करके जहां भी हमारे इलाके की लड़कियां जिनकी भी शादी जहां होगी वहां उनको जॉब प्लेसमेंट करवाया जाएगा आने वाले समय में। तो आप अपनी संस्था के जरिए छोटे उद्यमियों को जोड़ते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उन्हें हर तरीके का सपोर्ट भी आप देते हैं। क्या ये कोई बिजनेस मॉडल है या फिर समाज सेवा का ही ये एक हिस्सा है? देखिए, ट्रेनिंग और अब जो भी आप अभी कोई भी इस देश में डेवलपमेंट की बात करता है तो अब निश्चित रूप से वो समाज सेवा ही होगा, और हमारा कोई उसमें कोई चार्ज नहीं होता। और हम लोग निरंतर रूप से जो आत्मनिर्भर भारत की बात है वो आत्मनिर्भर पंचायत तक पहुंचाना है। जब एक पंचायत आत्मनिर्भर होगा, पंचायत में बेरोजगारी नहीं होगी, एक जिले में बेरोजगारी नहीं होगी, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। और हम लोगों ने अभी निरंतर रूप से ये भी फोकस किया है कि जो गरीब जिला है बिहार का, जैसे सीतामढ़ी है, शिवहर है, पूर्णिया है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, उन जिलों को विशेष जिला का दर्जा दिया जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं विशेष राज्य मिले, वैसे ही कुछ जिले को विशेष जिले की दर्जा देना चाहिए, क्योंकि एक बिहार में दो बिहार हो गया है। दक्षिणी बिहार में काफी संपन्नता है, काफी अच्छा पर कैपिटा इनकम है, लेकिन उत्तरी बिहार में काफी गरीबी है। बिल्कुल, आपने बताया कि बीते जो 2 साल जो कोरोना काल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, अनुभवी आपके लिए काफी रहा है, और कोरोना महामारी में लोगों की मदद भी आपने की है। उसके लिए आपने 200 से ज्यादा स्वयंसेवक भी जोड़े हैं, और आपने लोगों को मोटिवेट किस तरीके से किया और कैसा रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है? आप कह रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है और ये आपने खाका एक तैयार किया है, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो रिस्पांस भी मिलना बड़ा जरूरी हो जाता है कि लोगों में इस चीज को लेकर के जो आप अवेयरनेस की कमी है वो जगाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा हो रही है? देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी हम लोगों को। लास्ट ईयर हम लोगों ने नोएडा में, चूंकि नोएडा में था, मैं नोएडा से काम करना स्टार्ट किया, और काम करते करते आज हम लोग बिहार तक पहुंच चुके हैं। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, उत्तरी बिहार में हम लोग निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। लोगों को कोरोना के प्रति अभी भी जागरूकता की कमी है, तो इसके लिए हम लोग निरंतर रूप से जागरूकता का अभियान चलाते हैं, और साथ में ही जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको उनकी डेटाबेस को मैनेज करके महानगरों में उनका प्लेसमेंट कराया जा रहा है। और ये हम जानते हैं कि बिहार में उद्योग की कमी है और उद्योग ना के बराबर है, तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में हमें काम करना पड़ता है। कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ता है, बिकॉज सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी रहती है लोगों की। जी देखिए, उत्तर बिहार में 10,000 से अधिक कोविड संदिग्ध मरीजों की आपने मदद भी की है। सरकार से आपको किस तरीके की
मदद मिली है ये भी बताइए, और या सब कुछ आपने खुद ही मैनेज किया है आपके संस्थान ने? क्योंकि सरकारी योजनाओं के बारे में भी आप बता रहे हैं कि लोगों को आप जा करके बताते हैं, जागरूक कर रहे हैं, और बीते 2 सालों में बहुत सारी सरकारी सुविधाएं भी लोगों को सरकार ने दी है। तो आपको, आपकी संस्था को सरकार की तरफ से क्या मदद मिली, या क्या आप चाहते हैं बिहार की सरकार से भी? देखिए, कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आया उसमें हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और उसमें काफ़ी सारे लोग जो कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे थे उनको हम लोगों ने एंटीजन टेस्ट करके खुद से करना शुरू किया, और बाद में उसमें मेडिसिन भी नहीं था। तो मुझे लगता है उस समय सरकार खुद ही विवश थी, तो सरकार से कोई ऐसी सहायता की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स की कम्युनिटी है जो, और मेरी कंपनी, खुद की कंपनी ने काफ़ी बढ़ चढ़ के साथ दिया। तो बाकी राज्य जो जहाँ पे इंडस्ट्री अच्छी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या कम बेस यूपी है, तो उन सभी राज्यों से सीखने की जरूरत है। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको धरातल बचाने की जरूरत है। सरकार से ये आपकी उम्मीद भी है और मांग भी आप करते हैं कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे, यानी कि पूरे बिहार को साथ लेकर के सरकार चले, तभी पूरे बिहार का विकास संभव है। तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो आप आर्थिक मदद करते हैं, उससे सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में किस तरीके का बदलाव लोगों में आया है? क्या लोगों को रोजगार मिला है? जीवन स्तर कैसा हुआ है? क्योंकि आप बिहार की 2 तस्वीर यहाँ सामने इस मंच पे भी रख रहे हैं, तो यहाँ के खास करके लोगों की हम बात करें तो यहाँ उनके जीवन स्तर में, शिक्षा में, रोजगार में कुछ बदलाव आपने महसूस किया? निरंतर रूप से जब हम लोगों ने लोगों को बताया कि आपका ये अधिकार है और आप छोटे छोटे बिजनेसेस कीजिए, तो छोटे छोटे बिजनेसेस कराना शुरू किया हम लोगों ने। उनके लिए फंड की व्यवस्था करी बहुत ही लोअर इंटरेस्ट रेट पे, और चूंकि उनके पास न इनकम टैक्स रिटर्न है, न जीएसटी है, तो उनको हम लोग एनबीएफसी को अपनी गारंटी दे करके लोन दिलाने का काम कर रहे हैं ताकि वो व्यापार कर सके। जो लोग दिल्ली, बॉम्बे और बाकी सारी महानगरों से माइग्रेट होकर आए हुए थे, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहीं वो कुछ ना कुछ काम करें, और साथ में भी इंडस्ट्री लाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम लोग निरंतर रूप से इंडिया के बाहर भी जो जहां हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि कुछ आए। लेकिन व्यापार का एक माहौल बनाना होगा, और व्यापार में जिस तरीके से बिहार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जिस तरीके से जाति को प्राथमिकता दी गई है, वो एक बहुत बड़ा नुकसान देता है। और हर पॉलिसी में, हर इंसेंटिव में, हर इनिशिएटिव में विगत 5 सालों में जातिवाद को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया है। लेकिन मतलब आपको ऐसा लगता है कि बिहार में अभी भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो माहौल होना चाहिए वो नहीं सरकारों से मिल पाया है अभी भी? सरकार जब 15 साल पहले नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय ढांचागत विकास नहीं हुआ था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, वो सब ठीक हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ। लेकिन अब जरूरत है कि अब बहुत देर हो चुका है, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रेजुएट युवा हैं वो लिख पढ़ नहीं सकते। हम लोग वहाँ एक कॉल सेंटर सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, तो 100 में से 10 लोग भी काम करने के लायक नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन इतना खराब है। सबसे पहले एजुकेशन ठीक करना होगा, और एक निवेश का एक माहौल बनाना होगा, एक इंसेंटिव देनी होगी आपको जीएसटी एग्जेम्प्ट करना होगा, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट करनी होगी। बीते 2 सालों में पेंडेमिक के दरमियान, कोरोना जब से आया है तब से अनुभव भी आपने बहुत सारी चीजें की हैं, तो आपकी संस्था अब हिंद राइज का अगला मिशन क्या है, भविष्य की क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं, और इसके बारे में आप जरा बताइए। हिंद राइज और आत्मनिर्भर सेना, हम लोग दोनों ही संस्था का इस्तेमाल संगठन को बड़ा करना है हम लोगों को अभी, और संगठन बड़ा कर रहे हैं हम लोग, और आत्मनिर्भर पंचायत पे फोकस है कि जब तक हम लोग हर एक पंचायत में स्किलिंग करेंगे कि कौन सा व्यक्ति जो बाहर से आया है वो क्या काम करता था, तो उसको स्केलिंग करके डेटाबेस बना के उनको बिहार के बाहर जहां भी वो जॉब करना चाहते हैं, और साथ में भी जो भी इंडस्ट्री बिहार में आती है तो उसको हम बताएंगे कि ये स्किल सेट के लोग हमारे पास अवेलेबल है। तो नरेंद्र कुमार जी को सुन रहे थे आप, आज इस मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बताया है कि इनका 2 साल का अनुभव कैसा रहा, खास करके इस पेंडेमिक के दरमियान, कोरोना के दरमियान, कैसे इनकी संस्था आत्मनिर्भर सेना ने काम किया है, और जो बिहार के लोग हैं उन्हें लाभान्वित किया है। कोरोना काल में भी कैसे इन्होंने खुद इनिशिएट लिया और लोगों तक जाकर के, जन जन तक जाकर के, जन से इन्होंने जुड़ करके संवाद किया है। समाज के लिए है जीवन जिनका, देश की सेवा ही है धर्म उनका। कोरोना महामारी के समय में देश ने कुछ ऐसे हीरोज को देखा जिन्होंने इंसानियत की मिसाल कायम की। सीतामढ़ी जिले के नरेंद्र कुमार ऐसा ही एक नाम है जो इस मुश्किल घड़ी में योद्धा बनकर सामने आए। एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी आप समाज कल्याण के कामों में हमेशा आगे रहते हैं। अपनी सामाजिक संस्था हिंद राइज के जरिए आप ओल्ड एज होम, मुफ्त राशन, दवाएं,
और गांव में स्कूल बनाने जैसे कई समाज निर्माण के काम करते आए हैं। नरेंद्र कुमार का सपना है आत्मनिर्भर बिहार का, जिसे सुनिश्चित करने के लिए वो प्रदेश के मजदूरों को मजबूत कर रहे हैं। इसकी झलक कोरोना के पहले लॉकडाउन में देखने को मिली, जब आपने 2 लाख से ज्यादा मजदूरों के लिए भोजन और राशन का प्रबंध किया। नरेंद्र कुमार ने कोरोना वायरस से निपटने के लक्ष्य से अपने ही घर में 20 कंप्यूटर्स के साथ एक वॉर रूम बनाया, जहां बैठे स्वास्थ्य सलाहकार ये सुनिश्चित करते हैं कि कोरोना से पीड़ित लोगों को बेहतर इलाज और भोजन मिले। आपने कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दवाइयां, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन, मास्क, पीपीई किट का इंतजाम किया और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। नरेंद्र कुमार का सपना है कि बिहार में हर आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जिसके लिए आपके प्रयासों को हम सलाम करते हैं। बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदुस्तान की बात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।